आज को रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, और ये वो लेक्चर है कि जब हम आज से तो 10-12 साल पहले आपकी स्टेज पे थे, तो ये सब कुछ समझने के लिए हमें 15 to 20 डेज लगे थे। जो लोग कॉन्सेप्चुअल स्टडी के आदी हैं वो लोग जानते हैं कि जब तक किसी चीज़ की बुनियाद समझ में ना आए उसका कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता। इसी तरह हर चीज़ की एक बेस होती है, और बेस अगर प्रॉपर बन जाए तो उसके बाद आप जितना इन डेप्थ उसको स्टडी करते हैं आपको उस चीज़ के तमाम ताने बाने समझ आते जाते हैं, उसकी तमाम कनेक्शन समझ आ जाते हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट फॉर्मल लेक्चर टू अंडरस्टैंड द डायनामिक्स एंड इनवर्ड्स integration of current affairs, that how the system of current affair or general knowledge revolve gradually in past 200 years। आपका जो प्रेजेंट जो कुछ चल रहा है, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल अभी प्रेजेंटली एक वॉर चल रही है रशिया यूक्रेन की, ठीक है। रशिया यूक्रेन वॉर का जिक्र आप सबके सामने हो चुका है, आप सब उसको किसी न किसी सूरत में जानते हैं। कोई इस सूरत में जानता है कि फ्यूल प्राइसेस जो सी सडन बढ़ रही हैं, उसकी रीजन ये है कि इंटरनेशनली ये वॉर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। अब अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर को ही स्टडी कर रहे हैं, आपको इसकी बैकवर्ड इंटीग्रेशन में इसकी बेसिस का नहीं पता कि इस वॉर की रीजन क्या है, आप कभी भी नहीं समझ पाएंगे कि 2022 में जो कुछ हो रहा है इसका आगाज 2022 में नहीं हुआ। ये बुनियादें 1991 ऑनवर्ड्स डलनी शुरू हो गई थी, और जो 1945 में हुआ उसके ये आफ्टर शॉक्स हैं जो आज हो रहे हैं। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? 1945 में क्या हुआ था? जो पुराने स्टूडेंट मौजूद हैं, क्या हुआ था 1945 में? सर कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी और दुनिया जो एक्सीलेंट, है वेरी वो गुड, मल्टीपोलर वर्ल्ड से बाइपोलर वर्ल्ड में कन्वर्ट हो गई एक्सीलेंट, थी। आए शाबाश। यही चीजें जो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब बेटा आप लोगों की पहली क्लास है, जो ट्रायल क्लास वाले हैं आइज हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है, इसलिए वो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझते हैं। इंशाल्लाह ताला आफ्टर अ वीक और सो आप भी इन चीज़ों को इसी तरह समझ जाएंगे और इसी तरह हर चीज़ का जवाब देंगे। जस्ट मैं आपके लिए यहाँ पे एक फाइल ओपन कर रहा हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, अपने आप को म्यूट रखो बच्चों, जब सिर्फ आपने पार्टिसिपेट करना तब अनम्यूट करो। हमीद एंड इनफ्रेक्स जौन सा आ रहा है, इनफ्रेक्स, अपने आपको म्यूट रखें बेटा। जब आपका कोई सवाल हो तब अनम्यूट करें, सवाल पूछें और दोबारा म्यूट कर दें। तो आपका जो बेसिकली जो करंट अफेयर का कोर्स है, ये मैंने आपके सामने उसकी स्लाइड खोल ली है, जो प्रेजेंट आपका कोर्स है। ये कोर्स आपका बेसिकली स्टार्ट होता है बाय स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी एंड एंड ऑफ 19th सेंचुरी, ठीक है। 19वीं सदी की इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में जो कुछ दुनिया में हुआ उसको समझे बगैर आपको कभी भी करंट अफेयर समझ में नहीं आ सकता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से 500 साल पहले जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम सुनते हैं, उस वक्त दुनिया में कोई लंबे चौड़े रौले नहीं थे। जो लोग रहते थे वो लोगों का टोटली दारो मदार एग्रीकल्चर पे होता था, और उस टाइम पे जो पावर थी वो उसकी कंसिडर की जाती थी जिसके पास जमीन ज्यादा है, क्योंकि जिसके पास जमीन ज्यादा होती थी उसकी मईशत, उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती थी, इकोनॉमिकली वो जरा ज्यादा साउंड होता था, और जो इकोनॉमिकली साउंड होता था वो ओवरऑल दूसरों से बेहतर होता था। अब जब बाय स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी जब दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस जरा फास्ट ट्रैक हुआ, बेसिकली अमेरिका को 17वीं सदी में दरियाफ्त किया गया, ठीक है। इन 1600 ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड है उस दौरान बेसिकली जो आपके यूरोपियन यहाँ से जो लोग थे उन्होंने यहाँ से माइग्रेशन की टूवर्ड यूनाइटेड स्टेट्स। वाई? किसी को पता क्यों की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस वाज स्पेनिश नेविगेटर जो सबसे पहले इस अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला था, जस्ट बिकॉज वो ऐसी जमीन की तलाश में थे जिसको यूज किया जा सकता हो फॉर कल्टीवेशन। इस नजरिए के तहत वो लोग यूरोप से निकलते थे और गिरदो नवा पे जो और जमीनें उनको देखते थे, और इसी तरह ये जो स्पेनिश नेविगेटर था इसने यूनाइटेड स्टेट्स को दरियाफ्त किया था। उसके बाद यहाँ पे 13 कॉलोनीज एस्टेब्लिश की गई, ओनली to use United States land for industry, for agriculture purpose, to produce raw material for industry, और ये सारी इंडस्ट्री का दारोमदार यूरोप में था। इसी तरह
आप एग्जाम्पल ले लें पाकिस्तान की या सब कॉन्टिनेंट की, सब कॉन्टिनेंट पूरे की, इस रीजन को 1800 ऑनवर्ड्स का जो टाइम पीरियड है, आपने पढ़ा है कि 1950s और 1815 ऑनवर्ड्स यहाँ पे ब्रिटिशर कॉलोनी सेटल रही है, और जो आपका सब कॉन्टिनेंट है ये सारा ब्रिटिश ने कॉलोनाइज किया हुआ था। इसे क्यों कॉलोनाइज किया गया था? आप लोग अनम्यूट करके बता सकते हैं। जब ब्रिटिश में इंडो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में जब ब्रिटिश का रूल था तब। जी जी, उन्होंने क्यों कॉलोनाइज किया था? मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। ब्रिटिशर ने ये सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनी इसलिए बनाया था बिकॉज यहाँ पे सिल्क बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो यहाँ से रॉ मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट करके वो यूरोप में अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए यूज करना चाहते थे। इसी वजह से जो सीपैक का प्रेजेंट रूट है, OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो प्रेजेंट रूट है, उसको आप ओल्ड सिल्क रूट और सिल्क वॉर्म रूट का नाम देते हैं। बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। सो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड बेसिकली टू कैप्चर मोर एंड मोर लैंड एंड यूज देम फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। यहाँ से तिजारत की जाए, यहाँ से रॉ मटेरियल को निकाला जाए और उस रॉ मटेरियल को यूरोप में यूज किया जाए, यूरोप की इकोनॉमी को, यूरोप की इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए। ठीक है। अब इसकी जो हिस्ट्री है, जो कश्मीर आपके जो सवाल है, वो अभी हम अलग हिस्ट्री की तरफ जाएंगे। अभी सिंपली जॉन सा आप पीछे जॉन सा ऑनवर्ड्स इंटीग्रेशन टू इन 18th सेंचुरी या 19th सेंचुरी, उसको देखते जाएं कि ये दुनिया का साइकिल रिवॉल्व कैसे किया। अब ये आपका जो 19वीं सदी है और 18वीं सदी का इख्तिताम और 19वीं सदी का जब आगाज होता है, उस टाइम दुनिया पे जो बड़ी पावर्स थी, जिनको बड़ी इकोनॉमी समझा जाता था, जो पूरी दुनिया में अपना कोई इम्पैक्ट जौन सा था वो छोड़ सकती थी और छोड़ने के काबिल थी, ये मोस्टली यूरोपियन इकोनॉमीज थी। उसके बाद US था, उसके बाद रशिया था। ये क्यों मजबूत थे? क्योंकि इनके वसाइल ज्यादा थे, इनके पास असबाब ज्यादा थे, इनकी मईशत मजबूत थी। अब ये जो सारी कंट्रीज हैं 19वीं सदी में, अब ये तमाम तर वसाइल की दौड़ में एक दूसरे के आमने सामने आ गए और इन एक दूसरे की जंग का आगाज कर दिया। और ये जो जंग का आगाज हुआ, इस जंग के आगाज में आपने दो जंगे अजीम देखी, एक का नाम वर्ल्ड वॉर 1 और दूसरी का नाम वर्ल्ड वॉर 2 है। वर्ल्ड वॉर 1 जो कि 1914 से 1918 तक होती है, और वर्ल्ड वॉर 2 जो कि 1939 से 1945 तक होती है। और ये दोनों डिस्ट्रक्टिव वॉर्स बेसिकली, इसमें द मेन सोल फोकस ऑफ द की पार्टनर्स इन दिस वॉर इज बेसिकली to maintain their hegemonic role on the globe and to get more and more power, more and more land, and more area to cultivate, more and more area to use raw material for their industrialized economies, जिसमें वो अपनी इकोनॉमी को मजीद मोर से ज्यादा प्रमोट करना चाहते थे। ठीक है। अब जब ये दोनों जंगें हो गई, उसके बाद जो दुनिया में आगाज होता है वो एक कोल्ड वॉर का होता है। बिकॉज 1945 में फर्स्ट टाइम हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका ने अपने न्यूक्स का इस्तेमाल किया, और न्यूक्स के इस्तेमाल के बाद दुनिया की जो डायनामिक्स है वो चेंज हो गई। अब इससे पहले जो बेसिक इजाद जब न्यूक्लियर वेपन की हो गई, तो उसके बाद इस्तेमाल हो गया। तो इस्तेमाल के बाद अब ज्यादा पावरफुल वो है जिसके पास इकोनॉमी भी मजबूत है और न्यूक्लियर वेपन भी है। अब इस दौड़ में फिर पीछे दो मेन की पार्टनर्स बचे, एक जो सा था अमेरिका था मेरे बच्चों, और दूसरा रशिया था। इन दोनों के दरमियान जो जंग का आगाज हुआ, उस जंग को कोल्ड वॉर कहते हैं। कोल्ड वॉर इज सच अ वॉर दैट इज इन बिटवीन टू सच कंट्रीज, जो एक दूसरे से बराह रास्त एक दूसरे की जमीन पे हमला नहीं कर रहे, बल्कि हर असबाब को यूज कर रहे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए। उस जंग को कोल्ड वॉर कहते हैं। ये कोल्ड वॉर बेसिकली दो आइडियोलॉजीज के दरमियान थी। एक आइडियोलॉजी का नाम कैपिटलिज्म था और दूसरी आइडियोलॉजी का नाम कम्युनिज्म था। कैपिटलिज्म अमेरिकन आइडियोलॉजी थी। अमेरिकन तर्ज हुकूमत को कैपिटलिज्म कहा जाता है, जिसने दुनिया को यह बताया कि हम चाहते हैं कि लोग आज़ाद रहें और हुकूमत उनके मामूलात में दखल अंदाजी ना करे, जस्ट एज रेगुलेटरी बॉडी अपना काम करे। बाकी कोई अमीर हो रहा है या गरीब हो रहा है, इससे हुकूमत को कोई पर्पज नहीं। हुकूमत अपना टैक्स लेगी और बाकी सारी वेल्थ उनके पास रहेगी। जो बाय प्रोडक्ट ऑफ कैपिटलिज्म है, दिस इज नोन एज डेमोक्रेसी।
इसके साथ साथ जो दूसरी आइडियोलॉजी दुनिया में सामने आई वो कम्युनिज्म थी, जो कि यूएसएसआर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रशिया जौन से थी प्रमोट हुई, जिसके तहत ये फैसला किया गया, ये आइडियोलॉजी दुनिया में पेश की गई कि जो कंट्रीज कम्युनिस्टिक स्टेट होंगे, यूएसएसआर के साथ होंगे, यहाँ पे अल्टीमेट होल्ड हुकूमत का होगा, उनके तमाम तर असबाब पे, तमाम तर वसाइल पे हुकूमत अपना होल्ड कायम रखेगी और हुकूमत सब सब में मुनसिफाना तकसीम करेगी, इकोनॉमिकली जिसको जितनी जरूरत होगी उसको उतना दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रेजेंटली जितने बिलियनर्स हैं वो सारे यूएस में हैं। इवन के चाइना से, रशिया से जो लोग तगड़े बिजनेसमैन है, वो तगड़े बिजनेसमैन तब बनते हैं जब वो यूएस में सेटल हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना की भी आइडियोलॉजी सोशलिज्म है, यहाँ भी वो इतने फ्रीली अपने आप को जस्ट वन मैन आर्मी के तहत नहीं अपवर्ड ले जा सकते जिस तरह के यूएस में ले जा सकते हैं। और जो यूएसएसआर यानी कि रशियन आइडियोलॉजी है, दैट इज कम्युनिज्म। जो कम्युनिज्म है वो भी यही कहता है कि अल्टीमेट होल्ड हुकूमत का होगा और हुकूमत जिसको जितना जरूरी है उसको उतने असबाब तक रसाई देगी, उसके अलावा उनको बाकी चीजों तक रसाई नहीं दी जाएगी। सो इस चीज को प्रमोट करने के लिए दुनिया पे एक जंग का आगाज होता है जिसको कोल्ड वॉर कहते हैं, और उस टाइम दुनिया पे दो बड़ी पावर बचती हैं और इसलिए दुनिया के निजाम को बायपोलर वर्ल्ड कहते हैं। ये जो कोल्ड वॉर है बेसिकली 1945 से 1991 तक रही है। अच्छा, मैं इस टाइम इन स्टोरी फॉर्म आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चों, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग पे लगी हुई है, इसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आप इसकी रिकॉर्डिंग सुन के भी दोबारा लिख सकते हैं और लिखे हुए एमसीक्यूज तो आपके पास आना ही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको क्लास में मिला करेंगी। ठीक है, यानी कि मेरा और मेरे साथ जितनी भी टीम यहाँ पे मौजूद है एज ए डायरेक्टर, मैंने उन सबको यही कहा हुआ है कि आपकी एक क्लास इतनी हेल्पफुल होनी चाहिए कि अगर एमसीक्यूज परस्पेक्टिव में बात करें तो स्टूडेंट में 5% इंक्रीमेंट हर क्लास में आ रहा हो, उसका नॉलेज हर क्लास में 5% एनहांस कर रहा हो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। अच्छा, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन या प्रॉब्लम समझ में कुछ ना आया हो तो पूछ दो। एक चीज मैं मेंशन कर दूं न्यू स्टूडेंट्स के लिए, आप लोग जब चाहे अनम्यूट करें, आप लोग अपना सवाल जो भी हो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जितनी दफा चाहे पूछें, कोई आपको यहाँ रुकावट नहीं, यू आर एज फ्री एज इन फिजिकल क्लासेस। कोई सवाल किसी का? ऑल क्लियर? जी सर। तो ये कैपिटलिज्म कम्युनिज्म। अच्छा, आपको ये सारी स्लाइड्स भी मिलेंगी, सारे नोट्स भी मिलेंगे, तमाम तर डाटा जॉन सा है वो आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे। अब दुनिया में जो डिफरेंट मॉडल्स रहे हैं, अगर आप अस्सलाम उनकी बात वालेकुम करें। सर। जी वालेकुम सलाम। जी मुजम्मिल बेटा। सर मेरा नाम मुजम्मिल है सर, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी जी मैं एस्पायरेंट हूँ। तो सर ये जो आप ये सारी बेसिक बता रहे हैं, इसके लिए कोई बुक रिकमेंड करेंगे बेटा, जिसमें इसके हमें लिए हमारा जो मॉडल है ना मुजम्मिल बेटा, बेसिकली जो अब सीएसएस का पैटर्न है वो चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, हम आपको हाँ, तमाम तर जो आपके नोट्स हैं, जो कुछ भी रीडिंग मटेरियल सारा खुद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम आपको इसके लिए कोई मार्केट की आउटडेटेड गाइड कतन रिकमेंड नहीं करेंगे। ठीक है, हम कंप्लीट रिसर्च पेपर हॉवर्ड कैनेडी स्कूल के, द फॉरेन अफेयर मैगजीन के, द इकोनॉमिस्ट के वो डाटा आपको प्रोवाइड करेंगे। तो सर उसमें ये सारे के सारे बेसिक होंगे ना? जैसे कि हाँ मेरी हाँ, जो है ना वो स्पेशलाइजेशन केमिस्ट्री में है, तो मुझे इतना हिस्ट्री का, इतना जनरल मेरा नॉलेज बेटा का नहीं बेफिक्र हो पता। जाए, मेरा बेटा बेफिक्र हो जाए। अभी जो पुराने स्टूडेंट है उन्हें जरा बताएं, जरा आइज, फिर आपकी तरफ ही रेफर करते हैं, जरा अपने अल्फाज में मुजम्मिल को बताएं जो आपने सीखा। क्या मुजम्मिल वैसे सीख सकते हैं? आइज का बैकग्राउंड इंजीनियर है, आइज आइज आपको बेहतर बता सकते हैं। जी मुजम्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। जी जैसे आपका बैकग्राउंड केमिस्ट्री का है, मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, तो मेरा भी बैकग्राउंड हिस्ट्री या करंट अफेयर्स का नहीं था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था। लेकिन मैंने 2 क्लास से, अब मुझे आप अब मुझसे ना आप कुछ भी पूछ लें हिस्ट्री के बारे में, चाहे वो 18th सेंचुरी हो 19th सेंचुरी हो, इस तरह की आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी ना कि आपको थेरी, जब आप थेरी पे आगे जाएंगे पढ़ने के लिए, तो वो थेरी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़नी, खुद ही याद हो जाएगी आपको। मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ आपके सामने। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, अगर आपकी कॉन्सेप्ट अभी नहीं है तो हमारे भी नहीं थे, वो आपके बन बेफिक्र है जाएंगे मुजम्मिल जैसे। बेटा, ये स्टूडेंट्स आप जैसे हैं और स्टूडेंट स्टूडेंट की जबान बेहतर समझते हैं, इसलिए मैंने आइज को कहा कि वो आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह सब कुछ हम खुद ही करवाएंगे आपको। जी सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो अब जो दुनिया का निज़ाम है जिसकी मैंने आपसे बात की है, अभी जो हमने पिछले 10 मिनट में पढ़ा है, ये बेसिकली दुनिया का निज़ाम शिफ्ट हुआ है
फ्रॉम मल्टीपोलर वर्ल्ड टू बाइपोलर वर्ल्ड एंड यूनिपोलर वर्ल्ड। अब जब 18वीं सदी का इख्तिताम था और 19वीं सदी का आगाज था, ये जो सारा टाइम पीरियड था, इस टाइम बहुत सारी पावर मौजूद थी। जस्ट लाइक मैंने भी आपको बताया कि यूरोपियन कंट्रीज जो सी थी वो इंडिविजुअली दुनिया में जो लीस्ट डेवलप्ड एरिया थे, जो डेवलपिंग एरिया थे, उन्हें कॉलोनाइज कर रही थी, अपनी कॉलोनी बना रही थी और उनके ऊपर अपनी हेजमोनी कायम कर रही थी और उनके वसाइल को इस्तेमाल करती थी अपनी इंडस्ट्री को मजबूत करने के लिए। और वो जो बड़े बड़े नाम उस टाइम थे उनमें ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, ठीक है, रशिया, और उसके अलावा और बहुत सारे नाम है, जापान भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, ये भी कुछ नाम लिखे हुए हैं आपके सामने। ये लोग वो थे जो ग्रुपिंग कर रहे थे अपने मुफाद में दुनिया को इस्तेमाल करने के लिए। अब मल्टीपोलर वर्ल्ड का इख्तिताम होता है वर्ल्ड वॉर 2 के इख्तिताम पे। वर्ल्ड वॉर 2 होती है 1939 से 1945 तक। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन का कयाम होता है जिसका नाम यूनाइटेड नेशन है। ये यूनाइटेड नेशन को नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि 1919 में जब वर्ल्ड वॉर 1 का इख्तिताम हुआ, ये सारी कंट्रीज बैठे और इनके जो बैठने की जो वो जिसको नाम दिया गया उसको ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज का नाम दिया गया, जहां पे इन तमाम लोगों ने ये फैसला किया और ये एग्रीमेंट किया कि हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसके बाद दुनिया दोबारा ऐसी जंग में ना जाए। और ये ऑर्गेनाइजेशन जो तब बनाई गई 1919 में, उसका नाम लीग ऑफ नेशन था। यही लीग ऑफ नेशन जब 1939 टू 1945 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेल होती है तो इसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन कर दिया जाता है और इसके मेंबर अब पूरी दुनिया के 195 कंट्रीज हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है कि ये दुनिया में पीस मेंटेन करे, दुनिया को दोबारा ऐसी जंग से बचाए। बट अनफॉर्चुनेटली जिस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन बनी है जंग भी उसी दिन से आगाज है, लेकिन जंग क्योंकि अब न्यूक्लियर वेपन्स आ चुके हैं तो अब डिस्क्रिप्टिव वॉरफेयर होनी है। जस्ट लाइक हिरोशिमा नागासाकी की एग्जांपल हमारे सामने है, जापान पे यूएस ने अपना न्यूक इस्तेमाल किया, न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल किया। सो दैट्स व्हाई the methodology and strategy of war is being changed in previous times gradually। ठीक है, अब जो वॉर की स्ट्रेटजी थी वो कोल्ड वॉर हो गई, वो एक प्रोपोगंडा वॉरफेयर हो गई। एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को साथ अलाइन करना शुरू कर दिया गया। इस जंग को कोल्ड वॉर कहते हैं और इसमें दो बड़े ग्रुप थे, एक यूएस और दूसरा यूएसएसआर। जी बच्चों समझ आ गई है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी मुशर्रफ बेटा। सर ये मैं पूछ रही थी कि ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स और लीग ऑफ नेशन एक ही ऑर्गेनाइजेशन का नाम है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स एग्रीमेंट का नाम है, उस एग्रीमेंट के तहत जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी वो लीग ऑफ नेशन। अच्छा सर ठीक है। अब जो इसके बाद कोल्ड वॉर का फेज आया मेरे बच्चों, वो कोल्ड वॉर का फेज में दुनिया दो हिस्सों में बट गई, जो इस टाइम नक्शे आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। ये जो रेड वाला पार्ट है ये रशिया के साथ था और जो ब्लू वाला पार्ट है ये अमेरिका के साथ था। अमेरिका की आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म थी और रशिया की आइडियोलॉजी कम्युनिज्म थी। रशिया ने जो एक्सपेंशन की, रशिया तो एक छोटी सी कंट्री है, रशिया ने अपने साथ साथ ये जितने कंट्रीज हैं, ये आपके साथ जो नजर आ रहे हैं मैप पे, इन तमाम कंट्रीज को कब्जा कर लिया। यूरोप की अगर बात की जाए तो यूरोप में रशिया जर्मनी तक पहुंच चुका था। जर्मनी वाज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज नोन एज ईस्ट जर्मनी एंड सेकंड इज नोन एज वेस्ट जर्मनी। ये आपके सामने यूरोप का मैप मौजूद है। ये जो सेंट्रल यूरोप है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जर्मनी है। जर्मनी का आधा हिस्सा जो जहां तक था ये हिस्सा रशिया के कंट्रोल में था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कम्युनिज्म, और बाकी जो यूरोप का पार्ट था वो यूएस के साथ था अंडर द अम्ब्रेला ऑफ कैपिटलिज्म। सिमिलरली अगर आप सेंट्रल एशिया की बात की जाए तो ये 12 यहाँ पे लैंड लॉक कंट्रीज हैं। एफआईए के लास्ट पेपर में भी इनकी तादाद पूछी गई थी। लैंड लॉक कंट्रीज उन कंट्रीज को कहा जाता है जिनके चारों तरफ जमीन हो, किसी तरफ भी पानी ना हो, उनको लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। और ये लैंड लॉक कंट्रीज यहाँ पे 12 हैं बेसिकली, और ये कंट्रीज 12 के 12 सेंट्रल एशियन कंट्रीज रशिया के कंट्रोल में थे और रशिया इनको कब्जा करते हुए वो आपका अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। अभी आपको जी मुशर्रफ बेटा। सर ये जो लैंडलॉक कंट्रीज हैं जस्ट सेंट्रल एशिया में या किसी और एरिया में भी है? नहीं, पूरी दुनिया में लैंडलॉक कंट्रीज हैं, टोटल 40 अबव हैं, लेकिन उनमें से जो 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं वो सेंट्रल एशिया में। जस्ट लाइक जो ये वाले यूरोपियन कंट्रीज हैं ये भी लैंडलॉक ही है ना, ये वाले। थैंक यू सर। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चों आपसे सवाल किया जाता है कंट्रीज के कैपिटल का। उसके लिए आपको पूरी दुनिया के 195 कंट्रीज के कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है।
आपने सिर्फ ये काम करना है मेरे बच्चों के, ये इस नक्शे पे जिन कंट्रीज का नाम आपके सामने, इनके कैपिटल याद करने, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज होंगे वो बताऊंगा। इन 20 कंट्रीज के अंदर ही कैपिटल का सवाल आता है, इससे बाहर सवाल हम लोग नहीं देते। हम लोग जब पेपर खुद बनाते थे हम भी नहीं देते थे, और इंशाल्लाह उसके बाद उठा के देख लो, चाहे पिछले 20 साल के पेपर उठा के देख लो, आपको कैपिटल का सवाल यहाँ से ही मिलेगा। इसके अलावा और किसी जगह के कैपिटल का सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब जब ये एक्सपेंशन हुई तो ये एक्सपेंशन 1979 में बेसिकली अफगानिस्तान तक पहुंच गई। जब ये अफगानिस्तान तक पहुंची है तो यूएस ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम अब अटैक करेंगे और अफगानिस्तान में इसको ब्रेक लगवाएंगे इससे पहले कि ये इससे आगे बढ़े। ये अटैक की जो बेसिक रीजन थी वो ये थी कि अगर इससे आगे बढ़ने में, अफगानिस्तान से आगे बढ़ने में अगर कामयाब होता है रशिया, तो उसको हॉट वाटर एक्सेस मिल जाएगी। पाकिस्तान या ईरान पे कब्जा करके या उन्हें साथ अलाइन करके वो हॉट वाटर एक्सेस यानी कि इंडियन ओशन को पा लेगा, और अरब कंट्रीज का जो ऑयल है वो उसके इख्तियार में आ जाएगा। तो उसके बाद रशिया को कम्पीट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। सो फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस पे हमला करेंगे, और हमला जो सा था ये किया गया 1979 में, जो कि कोल्ड वॉर का फाइनल स्टेज था, जिसको आप प्रॉक्सी वॉर भी कहते हैं। ये प्रॉक्सी वॉर कंटिन्यू रहती है आपकी 1991 तक। अभी ये मैं पीछे ले जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ इसका मैप भी आपके सामने। जो 1979 से 1991 तक का फेज है, इसे फेज ऑफ प्रॉक्सी वॉर और कोल्ड वॉर भी कहा जाता है। ये आपके सामने मौजूद है। ये अफगानिस्तान है जहाँ पे ये जंग हुई है, और इस जंग के नतीजे में जो रशिया है वो हार गया। हारा कैसे कि ये जंग इतनी प्रोलॉन्ग हो गई थी कि अब रशिया मजीद जो उनका था वो अपने साथ जितनी पार्टनर कंट्रीज थी उन्हें फंड नहीं कर पा रहा था, और अल्टीमेटली वो इस जंग को हार गया और यूएसएसआर टूटा। और यूएसएसआर टूटने से दुनिया में सिर्फ एक सुपर पावर बची जिसका नाम अमेरिका था, और दुनिया के इस ओनली वन सुपर पावर सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर सिस्टम। दुनिया में 3 किस्म के सिस्टम रहे हैं मेरे बच्चों। एक सिस्टम आपका है मल्टीपोलर सिस्टम, जब बहुत सारी पावर है। उसके बाद सिस्टम आया बाइपोलर सिस्टम, जब 2 पावर है। और उसके बाद सिस्टम आया यूनिपोलर सिस्टम, जो प्रेजेंटली भी है, जबकि एक सुपर पावर है जो कि अमेरिका है। अब यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो पूछें। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई पेपर उठा के देखिए 5 से 6 सवाल आपको इस लेक्चर से मिलेंगे। तो इसलिए कोई चीज समझ में ना आए तो 1-2 दफा पूछने में हिचकिचाए ना। आप लोग जस्ट लाइक फिजिकल क्लासेस में जब चाहे अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, आप यहाँ भी पूछ सकते हैं। सर जी इसमें ईरान इराक वार का भी जिक्र था। वो अभी आगे बेटा, वो अभी आगे आई हैं। वो सद्दाम हुसैन सदर का जो जी था वो बेसिकली एक्सपेंशन जौन सी थी ना, वो हो रही थी। क्यों हो रही थी कि बेसिकली अमेरिका जौन सा वो ये चाहता था कि यूएसएसआर जौन सा है ये उनके साथ ये कंट्रीज अलाइन ना हो, ठीक है। लेकिन जब अब 1991 में ये टूट गया है, अब इसके टूटने के बाद जो दोबारा जंगें शुरू हुई हैं, ये अमेरिका ने अपनी हेजमोनी मेंटेन करने के लिए, पूरी दुनिया को अपने मतहत करने के लिए ये जंगें लड़ी हैं। जस्ट लाइक उसके बाद भी अफगानिस्तान में भी वॉर कंटिन्यू रही, ईरान के खिलाफ भी उनकी स्ट्राइक्स कंटिन्यू रही, इराक में भी वॉर हुई। ये सब कुछ 1991 के बाद भी जो कंटिन्यू रहा है, जस्ट टू मेंटेन इट्स हेजमोनिक रोल ऑन द वर्ल्ड। और जो भी उसके खिलाफ उठता था, जो उसको लगता था कि इससे उसको थ्रेट है, वो उस पर अटैक कर देता था। और ये जो फेज है इसको आप यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। जी बच्चों क्लियर है यहाँ तक? यस सर क्लियर है। कोई सवाल तो नहीं किसी का? इसके साथ यूएसए के प्रेसिडेंट का भी याद करना जरूरी है कि जैसे 40 प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए था 1981 से 1989 इस ड्यूरेशन में। नहीं, पर इसमें इसका जो नॉलेज सारा होगा ना, अब जब देखिए हम इसको डिटेल टॉपिक्स में जब जाएंगे ना, तब उससे रिलेटेड मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, ठीक है। आपको उनके रिलेशंस के डिफरेंट सेगमेंट्स बनाएंगे, उन सेगमेंट्स में आपको बड़ी इजीली चीजें याद होंगी। बिल्कुल परेशान ना हो, वो टाइम आ लेने दें, इंशाल्लाह आपको सब समझ आएगा। अब ये सब कुछ मेरे बच्चों हो चुका था दुनिया में 19वीं सदी में। अब जो आपका सिलेबस है उसकी जानिब आ जाए, ताकि आपको समझ आए कि इस सब के बाद जब आपने चीजों को पढ़ना है तो आपने किस तनासुब में पढ़ना है, कौन सी चीजें जिनको आपने कवर करना है। तो आपके सिलेबस को एग्जामिनर ने बेसिकली डिवाइड किया है बेसिकली 4 हिस्सों में। हमें जो कुछ रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपका जो नेशनल लेवल का अफेयर्स चल रहे हैं वो आपको रिक्वायर्ड है। नेशनल लेवल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो होंगे जो टॉप ऑफ द लाइन इस टाइम इशू चल रहे हैं। जस्ट लाइक इस टाइम पॉलिटिकल डिसऑर्डर चल रहा है, इकोनॉमिक
आपका एक तरह इकोनॉमिक फेलियर ही चल रहा है। तो ये जो आपकी दोनों चीजें हैं, इसको हम बड़ा इन डेप्थ स्टडी करेंगे, प्रेजेंट इनके फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट करेंगे, जो सवाल आएंगे वो इसी के बारे में आएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर बेसिकली डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। बट जो सवाल इससे पूछा जाता है वो उससे पूछा जाता है जो कि कंटेम्प्रेरी इशू चल रहा होता है, कंटेम्प्रेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू होता है। लाइक जो लास्ट ईयर गुजरा है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंडेमिक से रिलेटेड था, जो कोविड पेंडेमिक आया था। बट प्रेजेंटली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज जो से हैं ये टॉप ऑफ द लाइन है। उसके बाद जनाब आपका आता है रिलेशनशिप विद नेबर कंट्रीज। आपके जो गिरदो नवाब में कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन, और वो कंट्रीज जो कि ग्लोबली अहमियत के हामिल हैं उनसे रिलेशन। नेबर कंट्रीज आपकी जौन से हैं वो कौन से हैं, उनको देखने के लिए जरा मैप की जानिब चलते हैं। ये मैप आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। सबसे पहले आपको मैप देखने का तरीका आना चाहिए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन डायरेक्शन का आपने अगर तयन करना है। हमें जौन से जब हम स्टूडेंट थे हमें नहीं इस तरह बताया गया था और हमें समझने में एक महीना खपे थे और हमें समझ आई थी। अभी देखिए मैं आपके सामने स्क्रीन पे ये मैप का इमेज ले रहा हूँ और इस इमेज के तहत मैं यहाँ पे लिखूंगा और आपको मिनट में समझ आएगी। ये देखेंगे जो वी आर गोइंग टू स्कूल में वी आता है ना, WEV। जब भी मेरे बच्चों आपने किसी भी जगह की डायरेक्शन देखनी है इस मैप पे तो उसके ऊपर वी लिखना है। ये देखिए पाकिस्तान की मैं डायरेक्शन देखनी है तो मैंने यहाँ पे वी लिख दिया। अब इस वी से ये याद रख लें, W आपका लेफ्ट साइड पे आया है ना, तो लेफ्ट साइड आपकी वेस्ट है, राइट साइड आपकी ईस्ट है, अपर साइड नोज ऊपर की तरफ होती है तो हमेशा याद रखना है नोज से अपर साइड आपकी नॉर्थ है और डाउनर साइड आपकी साउथ है। यानी कि पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे चाइना और सेंट्रल एशिया है, पाकिस्तान के ईस्ट पे इंडिया है, पाकिस्तान के साउथ पे इंडियन ओशन अरेबियन सी है। ये बात क्लियर हुई सबको? नहीं हुई तो दोबारा पूछ लो। सर मैप के बारे में बताइएगा जरा। अब्दुल कादिर बेटा मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जब डायरेक्शन देखनी मेरे बच्चों तो आपको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ में हमेशा बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। आज से को 12-14 साल पहले हम भी खपते थे, हमें भी समझ नहीं आती थी। तो उसके लिए मैंने आपको आसान तरीका बताया है कि वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना, ये WEV, इसका हिंट याद रख लो। जिस भी जगह की डायरेक्शन देखनी है ना उसके ऊपर वी लिख देना हमने। ठीक है, जब हम उसके ऊपर ये वी लिखेंगे इस वी से क्या होगा कि हमें ये समझ आ जाएगी कि लेफ्ट साइड जौन सी वो वेस्ट है क्योंकि W लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ई हमारा जौन सा ये राइट साइड पे आ रहा है तो राइट साइड हमारी ईस्ट है, अपर साइड जौन सी वो नोज से आपने याद रखनी है, नोज ऊपर को होती है तो अपर साइड नॉर्थ है और डाउनर साइड साउथ है। क्लियर है? जी सर। आपको बेटा यूसुफ दोबारा बताओ कि क्लियर है? सर क्लियर है। वेरी गुड, शाबाश। अब इसी रूल को जरा अप्लाई कर दें यहाँ पे मेडिटेरियन सी पे। सबसे ज्यादा सवाल जो ये डायरेक्शन के है ना ये एग्जामिनर पूछता है, ये मेडिटेरियन सी है इसके बारे में। वो पूछता है ये रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरियल सी, यहाँ पे कैरिबियन सी है और ये मेडिटेरियन सी है। इन 6 सीज के ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के सवाल पूछता है। अब ये जो मेडिटेरियन सी है इसके अगर आप देखें वेस्ट पे क्या है तो इसके वेस्ट पे स्पेन है, यहाँ पे मैं W लिख देता हूँ आपको। इसके ईस्ट पे क्या है तो ईस्ट पे इसके ये अरब कंट्री, ये सीरिया वगैरह इसके ईस्ट पे। इसके नॉर्थ पे बेसिकली यूरोप है, ये वाला हिस्सा यूरोपीय यूनियन के जो 28 मेंबर कंट्रीज थे वो सब यहाँ पे है, यहाँ पे यूरोप है और डाउनर साइड जौन सी है वो इसकी बेसिकली अफ्रीकन कंट्रीज है। एग्जाम्पल क्लियर? अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि ये रशिया है, रशिया के वेस्ट पे क्या है? यूरोपियन कंट्रीज हैं। वेरी गुड, एक्सीलेंट। रशिया के साउथ पे क्या है? चाइना। गुड। और क्या है? सेंट्रल एशियन चाइना। कंट्रीज हैं साउथ पे। सेंट्रल एशियन कंट्रीज है। गुड, सेंट्रल एशियन इंडियन भी कंट्रीज। है सर। जी जी बिल्कुल, ये सारी उसके साउथ पे ही आ जाते हैं। जी। अब इस काम को मजीद आसान कर लेते हैं, हम एक दुनिया के चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हमने अगले आधे घंटे में समझ लेना है और हमें पता चल जाएगा कि ये सारे रिलेशन कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमारा थर्ड डोमेन है जिसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेबस के ये हमारे सामने है, न्यूक्लियर इशू है, इंटरनेशनल सिक्योरिटी है, टेररिज्म है, ग्लोबल पॉपुलेशन है, यूनाइटेड नेशन के बारे में है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग है, मिडल ईस्ट है। ये सब चीजें जौन सी हैं हमारे इस आधे घंटे में कवर होने जा रही हैं जो हम अभी वर्ल्ड मैप का टूर लगाने लगे।
अभी तक कोई चीज समझ में ना आई है? ऑल क्लियर? यस सर। किसी का कोई सवाल? चलें जी, वेरी गुड, बड़े एक्टिव बच्चे हैं। अब आगे चले मेरे बच्चों। पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान है। ईरान में थियोक्रेसी है। थियोक्रेसी ऐसी हुकूमत को कहते हैं जो मजहब के नाम पे बनाई जाए। थियोक्रेसी ऐसी हुकूमत को कहते हैं जो मजहब के नाम पे बनाई जाए। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में भी थियोक्रेसी है, क्योंकि ये हुकूमत भी मजहब के नाम पे बन रही है। तालिबान यहाँ पे आ चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको आप ड्यूरन लाइन कहते हैं। इस टाइम जो अफगानिस्तान का मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू है वो वहां पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं और पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, बिकॉज यहाँ से यूएस 20 साल के बाद निकला है और तालिबान यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट कायम कर रहे हैं। उसमें पाकिस्तान के लिए थ्रेट्स भी हैं, पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जिनको हम स्टडी करेंगे जब हम पाक अफगान रिलेशन की बात करेंगे। पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है और सेंट्रल एशिया है। चाइना इज वर्ल्ड लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी। अभी तक दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूएससी है, बट चाइना इज लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी, जिनका ये टारगेट है कि टिल 2037 उन्होंने अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी मनवाना है। इसके साथ साथ चाइना और रशिया ये वो कंट्रीज हैं जो 14 ईच के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। यानी कि रशिया वैसे तो टेरिटोरियल पावर सबसे बड़ी रशिया है, सबसे ज्यादा जमीन ग्लोबली रशिया के पास है, लेकिन रशिया और चाइना दोनों ही वो कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर 14 कंट्रीज के साथ शेयर होते हैं। उसके बाद ये सेंट्रल एशिया है। सेंट्रल एशिया इज एन होम ऑफ लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज उन कंट्रीज को कहते हैं जिनके चारों तरफ जमीन होती है, कहीं भी पानी नहीं होता। इसी तरह एक और टर्मिनोलॉजीज है इंटरनेशनल रिलेशन और पॉलिटिकल साइंस की, जिसको आप डबल लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। ये डबल लैंडलॉक कंट्री वो कंट्रीज हैं जिनके साथ जो नेबर कंट्री है वो भी लैंड लॉक हो, यानी कि उनको अगर पानी तक एक्सेस करनी है तो उनके साथ वाली कंट्री भी लैंड लॉक होगी और जो सेकंड कंट्री है उसके साथ बाय सी एक्सेस मौजूद होगी। उसके बाद सेंट्रल एशिया पूरी दुनिया में बहुत अहमियत का हामिल है, बिकॉज दिस इज फुल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। यही वजह थी कि रशिया ने इसको कैप्चर किया था और अभी भी ये स्टेबल नहीं हो पा रहा, बट ये नेचुरल रिसोर्सेज से फुल हर तरह से हर नेचुरल रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद जनाब रशिया आ जाता है। रशिया का माजी जौन सा वो तो हमने देख लिया। जो रशिया की प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, रशिया यूक्रेन वॉर जारी है। ये वॉर इसी वजह से जारी है कि जो मैंने अभी आपसे डिस्कशन की है, जब दुनिया में एक बाइपोलर सिस्टम था तो ये सारी कंट्रीज बेसिकली रशिया के साथ अटैच थे। रशिया ने इन पे कब्जा किया हुआ था और इनका इस कब्जे को बेसिकली जो कौन सा यूएसएसआर की अम्ब्रेला के अंडर था। ये तमाम तर कंट्रीज जिसमें ये बाल्टिक स्टेट शामिल है। ये बाल्टिक स्टेट 3 है, एस्टोनिया, लैटवा, लेंटवाना। इन तीनों को कलेक्टिवली बाल्टिक स्टेट कहा जाता है। उसके बाद ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन। और उसके बाद ये जो साथ है यूक्रेन वगैरह, इन पे रशिया का कब्जा था। अब हो क्या रहा है कि यूएस ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है जिसका नाम है नेटो। ये जो नेटो यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मकसद ये है कि नेटो की मेंबर कंट्रीज जितने भी होंगे, अगर उन पे कोई दुश्मन हमला करता है या उनकी कभी किसी से लड़ाई होती है तो उसके एवज वो तमाम तर मेंबर कंट्रीज इकट्ठे उनकी लड़ाई का जवाब देंगे। अब ये यूक्रेन जौन सा है ये बेसिकली नेटो की मेंबरशिप लेना चाह रहा है। नेटो क्योंकि अमेरिकन अलायंस है, बट यूक्रेन जौन सा ये रशियन बॉर्डर के साथ है, तो रशिया को ये खदशा है कि अगर यूक्रेन यूएस के इस नेटो पैक्ट का अलायंस बनता है तो वो इसको यूज करेगा टू ब्लैकमेल रशिया और टू ओवरकम रशियन डेवलपमेंट। ये रशिया को खदशा है यूक्रेन के मेंबरशिप के साथ। ये वजह जो इस टाइम यूक्रेन वॉर की है। समझ आ गई सबको? कोई सवाल जी अब सर। तक? अब यूक्रेन मेरे बच्चों यूरोप का पार्ट है। यूरोप में बेसिकली टोटल 28 कंट्रीज हैं जिनकी कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको यूरोपीय यूनियन कहते थे। अब ये यूरोपीय यूनियन ब्रेक्सिट के बाद 2013 में टूटना शुरू हुई है, जिसके बाद ग्रेट ब्रिटेन वाले इनसे अलहदा हो गए हैं और अब जो हमसे इसके 27 मेंबर हैं
लेकिन जो सबसे बड़ी इकोनॉमी थी इनमें वो ग्रेट ब्रिटेन की ही थी। और उनके अलहदा होने की वजह ये है कि इन तमाम कंट्रीज का जो सारा बर्डन था वो ग्रेट ब्रिटेन को उठाना पड़ता था। उनके लोगों को इन बाकी कंट्रीज के जो वेज रेट थे कम थे, क्योंकि ये कंट्रीज जब यहाँ के लोग ग्रेट ब्रिटेन में आते थे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी टू वर्क, तो ये कम पैसों में काम करने पे आमादा हो जाते थे, क्योंकि ये छोटी कंट्री के लोग थे। तो इसलिए ग्रेट ब्रिटेन में ये ब्रेक्सिट हुआ। ब्रेक्सिट एक रेफरेंडम को कहते हैं। रेफरेंडम का मतलब वोटिंग कराई गई, जिसके एवज हुआ ये कि 49% लोगों ने कहा कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ रहना चाहते हैं, 51% ने कहा हम नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारे अपना वेज रेट इससे डिस्टर्ब होता है, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हमारी इकोनॉमी पे बर्डन ज्यादा है। इस वजह से उनकी राय से इत्तेफाक किया गया और ग्रेट ब्रिटेन वाले यूरोपीय यूनियन से अलहदा हो गए। क्लियर है यूरोप के बारे में? जी सर। यूरोप के बाद मेरे बच्चों जो अगला पार्ट है दुनिया का, अगर आप यहाँ से बाय एयर ट्रेवल करते हैं और यूएस आ जाते हैं, यूएस इस टाइम ग्लोबल सुपर पावर ही है। और यूएस में जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है दैट इज जो बाइडन। आपको पता होना चाहिए इन प्रेसिडेंशियल हायरार्की जो बाइडन का क्या नंबर है, जो बाइडन किस पार्टी से बिलोंग करता है, अमेरिकन फर्स्ट लेडी का नाम क्या है, टोटल सेनेट के कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, टोटल कितनी कॉलोनीज थी, ठीक है, ये चीजें हमें यहाँ से रिक्वायर्ड है। बाकी अगर आप इंडिविजुअल रिलेशंस की बात करें तो जब हम पाक यूएस रिलेशन की बात करेंगे उसमें हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। यूएस और कनाडा के दरमियान जो बॉर्डर है दैट इज 49 पैरेलल लाइन। और कनाडा में इस टाइम दुनिया में सबसे ज्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो कनाडा की तरफ अट्रैक्टिव है बिकॉज ऑफ कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी 2021, जिसके तहत लोगों को यहाँ पे जो कि बाहर से एलोकेट होते हैं, यहाँ पे रिलोकेट होते हैं, सॉरी, उनको यहाँ पे अगर वो पैसे साथ लेके आते हैं, अपने बिजनेस का आगाज करते हैं, तो यहाँ पे उनको सिटीजनशिप ऑफर की जाती है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ जो कि इमिग्रेंट्स हैं इस टाइम पूरी दुनिया से अट्रैक्टिव हैं कनाडा की तरफ। पहले यूएस की तरफ से अब कनाडा की तरफ है। अब ये जो डाउनर साइड आपको यूएस के नीचे देख रहे हैं ये बेसिकली कहलाता है आपका साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जो कलेक्ट करती है दैट इज कैरेबियन सी। ये सवाल बड़ी दफा पेपर में भी आया है। कैरेबियन सी कनेक्ट्स बेसिकली नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में एक बहुत इंपॉर्टेंट जंगल है, क्या नाम है उसका? अमेज़न फॉरेस्ट। अमेज़न फॉरेस्ट दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट जौन सी है वो साउथ अमेरिका में है, जो 7-8 मुल्कों पे फैली हुई है। इसका 60% पार्ट जौन सा है वो ब्राजील में, बाकी जो 7 छोटे छोटे कंट्रीज हैं इन सब में भी अमेज़न का शेयर मौजूद है। ठीक है, इस पार्ट का कोई दुनिया में ऐसा खास रोल नहीं है, ये बस स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है। 5 दफा इन्होंने फीफा का वर्ल्ड कप जीत लिया है, ये इनका कारनामा है। उसके अलावा इनका कोई और ऐसा कोई लैंडमार्क अचीवमेंट नहीं है, ना ही ये पूरी दुनिया में वो खास रोल प्ले कर रहे हैं, एक्सेप्ट कि वेनेजुएला से ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है, यहाँ पे फ्यूल जनरेशन है और इसको यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है अमेरिका की जानिब। अदर देन दैट इसका कोई पूरी दुनिया में खास रोल नहीं है। अब यहाँ से दोबारा जनाब आप ट्रेवल करें और ये अफ्रीका की जानिब आ जाए। ये जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में जो दूसरे रिवर्स वगैरह हैं, अमेज़न की तो आपने बात की, उसके साथ साथ ये पुराना रिवर है, साओ फ्रांसिस्को है, ओरियोनको है, उसके बाद पैराग्वाय यूरुग्वाय वाले हैं, तो जी इन बिल्कुल साथ रखना जरूरी है। नहीं, इनको हमारे लिए जरूरी नहीं है। बेसिकली मेरे बच्चों में आपको वही चीज बता रहा हूँ कि जो चीज आपको इफेक्ट करती है या पूरी दुनिया पे उसका ग्लोबल इम्पैक्ट है वो हमारे लिए जरूरी है। अमेज़न की क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बहुत तेजी से जारी है। इस इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन में आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंटल जौन सा इसको ऑटो रिपेयर है ये ओनली पॉसिबल है आपका एफॉरेस्टेशन से। इसका जो कॉज बना है वो डिफॉरेस्टेशन बना है। जब आपने जंगलों को काटा है उसकी वजह से दुनिया का टेम्परेचर भी जौन सा वो इंक्रीज हुआ है। जो आपका जो CO2 एम्बिशन है, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन एम्बिशन है, इसने प्रॉब्लम क्रिएट की। तो खैर ये सारा इन्वायरमेंटल साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हम उसमें जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। सर इसमें तो आप जो है ना वो ये बताएं, ये जो गायना फ्रेंच लिखा हुआ था इसका क्या मतलब है? ये फ्रेंच की स्टेट है, ये फ्रांस की है ये? अच्छा, इसको भी एक दफा छोड़ दें। ये जो सारी बात है बेसिकली इसमें आपको जाना पड़ेगा इंटरनेशनल लॉ में। सिर्फ गायना फ्रेंच को ना देखें, ये यहाँ पे यूके लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्राजील लिखा हुआ है, और सबसे खतरनाक जौन सा है वो ये है जहाँ पे यूएस लिखा हुआ है, जहाँ पे यूएस का काम ही नहीं है कोई।
ठीक है, ये बेसिकली इंटरनेशनल लॉ का पूरा पार्ट है। ये हमारा जब अभी हम यहाँ पे आएंगे ना अपने जो ईस्ट एशियन पार्ट है, तब हम इसको स्टडी करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, और ये जो आर्टिफिशियली ग्रोन आइसलैंड है या छोटे छोटे आइसलैंड जिन पे कब्जा किया हो, इन पे क्यों किया गया हुआ। ठीक है, क्लियर मुजम्मिल बेटा? जी सर। अब बेटा जो ये वाला पार्ट है अफ्रीका वाला जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज जौन सी हैं ये मोस्टली लीस्ट डेवलप और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। ये बेसिकली दुनिया में इनका कोई ऐसा सच रोल नहीं है, सिंपली यहाँ से ऑयल प्रोडक्शन भी कुछ हद तक होती है, और जस्ट लाइक नाइजीरिया है, ये ऑयल भी सारा यूएस की तरफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट नियरेस्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी यूएस ही है जिसकी तरफ जाता है। यहाँ इनके पास यूरोप की ऑप्शन है, बट यूएस क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्ट बहुत ज्यादा कर रहा है और इस टाइम ग्लोबल पावर है, तो यूएस बेसिकली इनको यूज करता है फॉर एब्स्ट्रैक्शन एंड टू, वही जो कॉलोनाइज माइंडसेट था उसी के मुताबिक इसको यूज किया जाता है। उसके साथ साथ यहाँ पे ये वाला पार्ट है जो आपके सिलेबस में भी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। मिडिल ईस्ट बेसिकली वेस्ट एशिया है, ये एशिया का ही पार्ट है। इसको मिडिल ईस्ट बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से अगर आप देखें अमेरिका ऑनवर्ड्स, तो ये वाली साइड जो ईस्ट वाली साइड है अमेरिका की, इसका मिडिल का पार्ट बनता है ये वाला पार्ट। ये पार्ट पूरी दुनिया पे क्यों इंपॉर्टेंट है को बताएगा? तो ये अरब कंट्री से ऑयल एक्सपोर्ट होता है, ये ऑयल एक्सपोर्ट। तो सबसे बड़ी जो सी बात है कि दीज आर बेसिकली टॉप नॉच ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अदर देन दैट, उसके अलावा इस्लामिक टूरिज्म यहाँ पे बहुत ज्यादा है और मुसलमानों के लिए बड़ी मुकद्दस जगह है, इंक्लूडिंग सऊदी अरब एंड ईरान इराक। यहाँ पे सारी जो ज़ियारात हैं जिसके तहत ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, और दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स को ये ओन करते हैं, शिया एंड सुन्नी ग्रुप, जिसकी डिवीजन ली जाती है। वहाबियों को बेसिकली सुन्नी नेम दिया जाता है। तो जो सेक्टोरियल वॉरफेयर दुनिया में जारी है ऑन द बेस ऑफ सेक्टेरियनिज्म एंड प्रेजेंट कोल्ड वॉर, वो भी इसी रीजन में जारी है, क्योंकि ईरान जो से यूएस के एंटी है, जबकि रशिया चाइना ये ईरान के साथ है, और जो आपका सऊदी अरब है ये बेसिकली यूएस की फेवर में है, और ईरान के अलावा रशिया चाइना ये लोग इसके अगेंस्ट है। सो प्रेजेंटली सऊदी अरब को फंड करता है अमेरिका, और ईरान को फंड करता है रशिया चाइना। ये लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं? बेसिकली टू कंट्रोल नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू यूज देम फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। अदर देन दैट, यहाँ पे जो OIC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज कहा जाता है, इसके जो सबसे ज्यादा मेंबर हैं वो इसी रीजन से, इसके 57 तकरीबन मेंबर हैं, सारे मुस्लिम कंट्रीज इसके मेंबर हैं। इसका हेड ऑफिस भी इसी रीजन में। कुछ कर नहीं पा रही ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंट्रीज का इत्तेफाक ना होने के बायस, बट ये जो अभी भी इसकी पावर तो है, बिकॉज अगर ये इकट्ठे हो जाते हैं 57 कंट्रीज, तो दे कैन चेंज द वर्ल्ड एरिना, दे कैन चेंज द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल यहाँ से? ऑल बेसिस आर क्लियर? मुजम्मिल आगे चले। अब जो एक पार्ट मेरे बच्चों मैंने छोड़ा है जिसकी तरफ मैं नहीं गया, वो ये ईस्ट एशिया का पार्ट था। इसको मैंने इसलिए नहीं टच किया था कि यहाँ पे ये जो साथ साथ नाम लिखे हुए हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे नाम आए जिसकी वजह से मुजम्मिल भी कंफ्यूज हुए, इसी तरह यहाँ पे यूएस का नाम है। कोई बता सकता है पुराना स्टूडेंट कि यूएस का नाम यहाँ पे क्यों है जी? आइस को ये जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे ये आइसलैंड जिनके ऊपर यूएस और यूके ने मतलब एक तरह से कब्जा किया हुआ है। क्यों किया हुआ? से यहाँ से एक्सपोर्ट होती है पूरी, यहाँ से ये ट्रेडिंग के लिए, हॉट वाटर ट्रेड के लिए यूज होती है। ये हॉट वाटर ट्रेड, और दुनिया में जिस तरह ये जॉन सा है, यहाँ पे देखेंगे फ्रांस का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे यूके का लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्राजील का लिखा हुआ है। बेसिकली इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जिस किसी के पास भी कोई आइसलैंड होगा, उससे अगर कोई उसके 300 एरोनॉटिकल माइल्स में से अगर कोई शिप गुजरनी है, तो उसे उस कंट्री की परमिशन दरकार होगी, और ये परमिशन उस कंट्री की दरकार होने के बायस यहाँ पे यूएस ने ये होल्ड अपना कायम रखा हुआ है, क्योंकि इस आर्टिफिशियली ग्रोन आइसलैंड से वो ब्लैकमेल करना चाहता था चाइना को, टू हैम्पर चाइनीज इमर्जिंग इकोनॉमी और इकोनॉमिक ग्रोथ, और किसी भी टाइम इनको यूज करके वो चाइना को थ्रेट कर सकता था। इसके साथ साथ इस रीजन की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है आसियान। आसियान एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 10 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग चाइना।
अब चाइना के अलावा जितने भी यहाँ पे जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इन सब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूएस के, जस्ट बिकॉज वो उनको यूज करना चाहता है टू डिट्रैक्ट चाइना, टू यू कैन से यूज you can say Chinese neighbors to overcome the emerging Chinese economy। ठीक है, इसके तहत अगर आप देखें, यहाँ मलेशिया के पास एक पॉइंट है जिसको स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का कहा जाता है। ये स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट इस पॉइंट को कहते हैं, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की तिजारत मुतासर हो सकती है। तो ये चोक पॉइंट जो है, यहाँ से पूरी दुनिया की मोर देन 80% ट्रेड गुजरती है। और अमेरिका अगर इस पॉइंट को बंद करने में कामयाब हो जाता है तो चाइनीज इकोनॉमी दिनों में फॉल कर सकती है। अब इस पर्सपेक्टिव में ही अपनी ट्रेड को सिक्योर करने के लिए चाइना ने अपने जो पुराने ट्रेड रूट थे उन्हें एस्टेब्लिश किया है। और ये पुराना ट्रेड रूट जो है, बेसिकली दिस इज टू रिस्टोर द ओल्ड ट्रेड रूट ऑफ एंशिएंट टाइम, जिसकी हमने स्टार्ट में बात की, जो 18वीं सदी और 19वीं सदी में था। और मैंने आपको बताया कि सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज्ड किया गया था। फॉर किस लिए कॉलोनाइज किया गया था, क्या बताया? सर यहाँ सर एंशिएंट ट्रेड रूट को सिल्क की वजह से। सिल्क की वजह से। मुजम्मिल कोई इशू नहीं बेटा, आप सबको रिकॉर्डिंग इसकी मिलेगी और आपकी जो फॉर्मल क्लासेस हैं वो सब रिकॉर्ड होती है, इसलिए कि कोई सिग्नल का इशू हो तो आप लोग रिकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे जनाब, क्योंकि सिल्क की ट्रेड होती थी तो सिल्क यहाँ एशिया से यूरोप जाती थी, उसके लिए बाय लैंड ट्रेड तब होती थी। इसीलिए जो अभी प्रेजेंट चाइना का प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम OBOR है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये बेसिकली कनेक्ट करता है एशिया को यूरोप से बाय रोड। ठीक है, और ये क्यों अभी इसको दोबारा ओल्ड सिल्क रूट कहा जा रहा है? बिकॉज जब यहाँ पे इसको सब कॉन्टिनेंट को कॉलोनाइज किया गया था तो यहाँ से बाय लैंड सिल्क जौन सी थी वो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करके यूरोप पहुंचाई जाती थी। इसके साथ साथ ही चाइना अपने आप को मेन और ज्यादा सिक्योर करने के लिए, अपनी ऑयल ट्रेड को सिक्योर करने के लिए, अपनी ट्रेड अरब कंट्रीज के साथ सिक्योर करने के लिए गवादर में एक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसका नाम सीपेक है। इसी तरह बांग्लादेश, म्यांमार में भी अपने पोर्ट्स बना रहा है, बट मोस्ट फिजिबल जौन सा है वो उसके लिए पाकिस्तान है, बिकॉज पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन ऐसी है जो उसको चाइना के लिए बहुत अहम बनाती है कि अगर चाइनीज को जो ऑयल चाहिए, ऑयल सबसे बड़ी चीज है जो इकोनॉमी के लिए चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को रन करने के लिए चाहिए, वो ऑयल यहाँ से माउथ ऑफ अरब कंट्री से, जो गल्फ कंट्रीज का माउथ है, माउथ ऑफ गल्फ से निकलेगा, यहाँ से बाय रोड सीधा चाइना की तरफ चला जाएगा। तो इससे चाइनीज ट्रेड सिक्योर भी हो जाएगी। जो अमेरिकन स्ट्रेटजी है उसको भी उसने नाकाम बना दिया, अपना इकोनॉमिकली भी फायदा हुआ, स्ट्रेटजिकली भी फायदा हुआ, डिफेंस बजट भी रिड्यूस हुआ, और सबसे बढ़ के जो ये आपका वेस्टर्न चाइना है इसमें भी प्रॉस्पेरिटी आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिस ऑफ दिस सब्जेक्ट जो कि हमने आज डिस्कस करनी थी। अब मेरे बच्चों बताओ कैसा आपका लेक्चर रहा है, कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी, इसमें मुझे ये बताएं कि ये जो ऑयल के लिए अमेरिका जो है वो सऊदी अरब वाली साइड पे आता है, ये साउथ अमेरिका वाली साइड पे क्यों नहीं जाता है? वहां पे भी तो वेनेजुएला में काफी जो है ना वो साउथ अमेरिका का मुजम्मिल सारा ऑयल वहीं जाता है। लेकिन ये कि अमेरिकन, आपको पता है अमेरिकन इकोनॉमी इस टाइम सबसे बड़ी इकोनॉमी, ठीक है, और अमेरिका को मोर एंड मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। तो वेनेजुएला से भी वहां जाता है, नाइजीरिया से भी वहां जाता है, और उसके बाद ये जो आपके अरब कंट्री यहाँ से भी वहां जाता है। जी सर जी। अब आपको 100 डिटेल लेक्चर इस फॉर्म में मिलेंगे, हर चीज की जो स्लाइड है आपको मिलती जाएंगी। उसके साथ जो एमसीक्यूज के हमारे स्पेशल आपके लिए एक सॉल्व पास पेपर के एमसीक्यूज भी आपको सारे मिलेंगे। उसके साथ साथ आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें कंप्लीट ये चीजें जो हमने डिस्कस की हैं ये एक ऑर्डर में आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में मिलेंगी, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे बच्चों। ये देखिए जनाब, ये आपको इस फॉर्म में सारे नोट्स मिलेंगे। जो अभी तक हमने ज्योग्राफी से बारे में चीजें डिस्कस की वो सारी आपकी इस पार्ट में मौजूद है। जी बच्चों, कोई सवाल? कैसा रहा लेक्चर? और सर जी, मैंने आज जो है ना वो पहला मेरा लेक्चर था, तो मुझे जो है ना ये काइंडली बता दें, ये अपना ग्रुप वगैरह जो है उसमें मेन में मुझे ऐड कर दें, तो मैं इंशाल्लाह आपकी प्रॉपर जो ना क्लासेस लूंगा। इंशाल्लाह मुजम्मिल बेटा, आपसे जो नंबर से कोऑर्डिनेशन हो रही है ना, स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर है शान,
उनसे आपने रब्ता करना है, एडमिशन फॉर्म फिल करना है, वो सारा प्रोसेस आपको बताएंगे और वो आपके एडमिशन कंफर्म करवाएंगे। जी बच्चों, कैसा जी लेक्चर सर रहा जी, है? बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। कुछ समझ में आई या नहीं आई? कोई यस नो तो करो। यस सर, बहुत अच्छी समझ आई है। एक्चुअली बहुत अच्छी मैं समझ आई हम है। तो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, तो हमें तो समझ आई हुई ऑलरेडी। मैंने कहा वेरी दूसरे गुड, वेरी स्टूडेंट गुड, आंसर कर दें। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें, तो अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे बच्चों। बाकी जो आपके एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आप लोग पूछ सकते हैं शान से। शान जो आपके स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर हैं, आपको सारा एडमिशन प्रोसेस उन्होंने फाइनलाइज करवाना है। और आपकी रेगुलर क्लासेस जौन सी हैं वो इंशाल्लाह स्टार्ट होने जा रही हैं फ्रॉम फ्राइडे। सारे नोट्स मिलेंगे बेटा, बेफिक्र हो। शान से रब्ता करें, वो आपको सारा प्रोसेस वगैरह ही बताएंगे, सारा आपको डाटा शान ही देंगे। सेवेंटी परसेंट ग्रेजुएशन में नहीं, नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। फर्स्ट डिवीजन जौन सी वो रिक्वायर्ड है, सेकंड डिवीजन भी आपकी चल जाती है, लेकिन ये कि आपकी सेकंड डिवीजन जौन सी है वो आपकी 50% अबव सेकंड डिवीजन होती है। अगर आपकी ग्रेजुएशन में सेकंड डिवीजन है आप तब भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी थर्ड डिवीजन ना हो। ठीक है सर जी, मुकद्दस इसमें क्लियर? फर्स्ट और सेकंड डिवीजन का तो कोई इशू नहीं होता ना, वो तो एक कम्पिटिटिव फर्स्ट एग्जाम है, सेकंड तो उसमें सेकंड डिवीजन जाके आराम आसान। से आप, इसको कोई इशू नहीं। थर्ड डिवीजन सिर्फ ना हो और कोई इशू नहीं, यानी 50% से ऊपर मार्क्स हो आपके। अगर जीपीए में लेके जाएं तो जीपीए आपका 2 से ऊपर होना चाहिए, बस 2.01 भी है तब भी आप एलिजिबल है। और ग्रेड में सी ग्रेड कहते हैं। सी सी ग्रेड वही ग्रेड। हो गया ना, सी ग्रेड हो गया। जी ऑल क्लियर बच्चों? चलें जी, बेस्ट ऑफ जी लक, स्टे ब्लेस, अल्लाह हाफिज़ नासिर। अल्लाह हाफिज़ सर।